दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ मैं आपके सामने भौतिकी के इस नए क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के कुछ सरल सूत्र और नियम याद किए थे और उस पर आधारित शायद एक उदाहरण देखा था कि भौतिकी में समाकलन का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है। तो मूलतः हमने यह बात समझी थी कि समाकलन अनेक छोटे छोटे पदों को जोड़ने की एक प्रक्रिया का नाम है। इंटीग्रेशन से हम कई सूक्ष्म पदों को, अनगिनत सूक्ष्म पदों को जोड़ने का काम करते हैं। जिस प्रकार डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन का एक ज्यामितीय अर्थ था, क्या याद है आपको? हाँ, तो डिफरेंशिएशन का एक ज्यामितीय अर्थ था, वो किसी वाई एक्स ग्राफ की ढाल बताता है। डी वाई बाई डी एक्स वाई विरुद्ध एक्स ग्राफ की ढाल बताता है, प्रवणता बताता है। ठीक इसी प्रकार इंटीग्रेशन का भी एक ज्यामितीय अर्थ है। वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें वाई और एक्स के बीच के ग्राफ और एक्स अक्ष के बीच बंद क्षेत्रफल का मान बताता है। आइए इसको समझते हैं। समाकलन से क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए, फिर से कल्पना कीजिए कि y x का एक फलन है और मान लेते हैं y और x के बीच का ये ग्राफ है। ये वक्र y विरुद्ध x का एक ग्राफ है। हमें x निर्देशांक a और b के बीच में ये ग्राफ और x अक्ष के बीच बंद यह क्षेत्रफल जानना है। जान दीजिए, हमें यह क्षेत्रफल जानना है। इस क्षेत्रफल का मान मैं a लिख लेता हूं। हमें इस क्षेत्रफल का मान जानना है। ये ग्राफ है, ये x अक्ष है। एक्स अक्ष पे दो बिंदु लिए हमने, दो पॉइंट्स लिए, एक का कोऑर्डिनेट ए है, एक का बी है। कोऑर्डिनेट ए से बी के बीच में ये ग्राफ और एक्स अक्ष के बीच में बंद कुल क्षेत्रफल का मान हमें जानना है। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह क्षेत्रफल ए प्राप्त किया जा सकता है y dx के इंटीग्रेशन से, अर्थात y का समाकलन x के सापेक्ष से, जहां जो लोअर और अपर लिमिट होंगी, नीचे और ऊपर की सीमाएं होंगी समाकलन की, वो हमें लिखनी पड़ेंगी a और b। अर्थात x का मान a से b तक बदला तो ग्राफ और x अक्ष के बीच बंद क्षेत्रफल का मान इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। विलंब न करते हुए सीधा एक उदाहरण देता हूं। अभी ऐसा क्यों हुआ ये मैंने आपको नहीं बताया, ऑफकोर्स ये गणित के विद्यार्थियों के लिए छोड़ देते हैं, पर इसका अर्थ क्या है सिर्फ इसको समझने पे ध्यान दें। एक उदाहरण से मैं आपको यह बात समझा देता हूं। कल्पना कीजिए कि हमें y और x के बीच में यह ग्राफ दिया गया है। सिंप्लिसिटी के लिए, सरलता के लिए मान लेता हूं कि यह जो ग्राफ है वो इस समीकरण का प्लॉट है। इसका ग्राफ है। इसको क्या कहते हैं? इस ग्राफ को परवलय, है ना। इन जनरल ये परवलय ऐसा होता है
परंतु अभी मैंने सिर्फ x के धनात्मक मानों के लिए इस परवलय को प्लॉट किया है। अब आपसे किसी ने पूछा कि मूल बिंदु अर्थात x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 के बीच, x 0 से x 3 के बीच, यह ग्राफ और x अक्ष के बीच में बंद इस क्षेत्रफल का मान बताओ। इस क्षेत्रफल का मान बताओ। ये ग्राफ, कौन सा क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं? ये ग्राफ, ये x अक्ष और ये बंद कर दिया, ये इस क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। इस क्षेत्रफल का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं विद्यार्थियों आपको यह बता रहा हूं कि इस क्षेत्रफल का मान हमें सीधा सीधा इस समाकलन से प्राप्त होता है, जहां पर हम इस समाकलन को यह बताते हैं कि x का मान हमें 0 से 3 तक परिवर्तित करना है। जी, y के स्थान पर x स्क्वायर लिख दिया जाएगा, क्योंकि y x स्क्वायर के बराबर है, और इसका समाकलन हम करेंगे 0 से 3 तक। मुझे नहीं लगता कि यह मुश्किल है, यह आसानी से किया जा सकता है ना। इसका समाकलन याद है आपको? x की पावर n का समाकलन, घात को 1 बढ़ाना है, अर्थात ये x की घात 3 हो जाएगी, और नीचे भी हमें 3 लिखना है। ये लिमिट्स को हम ऐसा लिख देते हैं, इसके उपरांत x चर राशि है, उसके स्थान पे 3 लिखते हैं, माइनस x चर राशि है, उसके स्थान पे 0 लिखते हैं। तो ये बन गया 9। जो भी यूनिट हो क्षेत्रफल का, जैसे अगर ये अक्ष दोनों सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, राइट। तो 9 इकाई का क्षेत्रफल है इस ग्राफ और x अक्ष के बीच में, x का मान 0 से 3 तक। तो इस प्रकार किसी भी वक्र और x अक्ष के बीच का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके लिए समाकलन ही करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है। अब कई बार हम इसको उल्टा सोच के ऐसे यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे फिजिक्स के प्रश्नों में आप ऐसा ही करते हो, इसका उल्टा यूज करते हो। जैसे किसी प्रश्न में दिया है कि y का मान x के साथ कुछ इस प्रकार बदल रहा है। y का मान x के साथ कुछ इस प्रकार बदल रहा है। ये y और x के बीच का एक ग्राफ है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, किसी प्रश्न में ये पूछा गया है कि हमें बताओ y का समाकलन x के सापेक्ष जब x का मान 0 से 2 तक बदलता है, इसका मान क्या होगा। हमें ज्ञात करना है y का समाकलन x के सापेक्ष। हमें ज्ञात करना है y का समाकलन x के सापेक्ष जब x का मान 0 से 2 तक बदलता है। परंतु इस बार ऐसा कोई समीकरण नहीं दिया गया है। y और x के बीच के रिश्ते को ऐसे फलन, ऐसे समीकरण से व्यक्त नहीं किया गया है। यहां पर y और x के बीच के रिश्ते को एक समीकरण से व्यक्त किया गया था, तो हमने y के स्थान पर x स्क्वायर लिख के इंटीग्रेशन कर दिया। परंतु यहाँ y और x के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक समीकरण से व्यक्त नहीं हुआ है। y और x के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो एक ग्राफ के रूप में दिया गया है। तो y और x के बीच का रिश्ता एक ग्राफ के रूप में निरूपित है, और हमें ये ज्ञात। परंतु हमने अभी अभी सीखा कि y x ग्राफ और x अक्ष के बीच बंद यह क्षेत्रफल इस समाकलन से प्राप्त होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये जो समाकलन है ये क्षेत्रफल के बराबर है। हमें निकालना है समाकलन, इंटीग्रेशन,
राइट। लेकिन इंटीग्रेशन निकालने के लिए वाई एक्स के फलन में नहीं लिखा हुआ है, वाई और एक्स के बीच का कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं दिया हुआ है, वाई और एक्स के बीच में एक ग्राफीय रिश्ता दिया हुआ है। क्या करें, इस यहाँ पे आकर हम फंस गए। तो हमने ये तय किया कि हम वाई डी एक्स का समाकलन करेंगे। कैसे? क्षेत्रफल को निकालकर, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि इस क्षेत्रफल को निकालना हो तो समाकलन करो। तो उल्टा बोलो ना भाई, ये क्षेत्रफल समाकलन के मान के बराबर है, इंटीग्रेशन के मान के बराबर है। इस प्रश्न में यह क्षेत्रफल निकालना बड़ा सरल है। ये त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा गुना आधार 2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई है 6, अर्थात 6। जी हाँ, वाई डी एक्स का समाकलन 0 से 2 के बीच में 6 होगा। हमें वाई और एक्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं दिया है, अगर दिया होता इंटीग्रेशन करते तो 6 आता। कैसे पता? क्योंकि पता है ये पक्का कि वाई डी एक्स के समाकलन से ये क्षेत्रफल ज्ञात होता है, तो क्षेत्रफल ही तो समाकलन का मान हुआ। क्षेत्रफल निकाल दो, बात खत्म। उल्टा, क्षेत्रफल निकाला तो समाकलन निकल गया। इसका उपयोग कैसे करेंगे? फिर से एक भौतिकी से जुड़ा उदाहरण ले लेते हैं। फिर से दूरी और चाल, क्योंकि वो सबको समझ में आता है, इसलिए दूरी चाल वाला ही उदाहरण ले लेते हैं। अवकलन के उदाहरण में, डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल में हमने कहा था कि एक कण की चाल समय के साथ परिवर्तित हो रही है, उसके द्वारा तय की गई दूरी एक निश्चित समय अंतराल में ज्ञात करो। नहीं, ये इंटीग्रेशन, आई एम सॉरी, समाकलन के उदाहरण में हमने लिया था पहले कि एक कण के द्वारा तय की गई दूरी को समय के फलन में ज्ञात करो यदि उसकी चाल समय के साथ बदल रही है। उसी प्रकार के प्रश्न को कुछ ऐसी भाषा में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कण के द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच ये ग्राफ है। ये दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है। आपसे कहा जा रहा है कि एक कण के द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच एक ऐसा ग्राफ है। एक कण के द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच में ऐसा ग्राफ है। मैं एक बार पुनः माफ़ी चाहूँगा, मैंने गलती कर दी, दूरी नहीं चाल, इसको v लिखना है। हाँ, मीटर प्रति सेकंड। एक कण की चाल और समय के बीच में ये ग्राफ, क्षमा चाहूँगा, चाल मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया गया है और समय सेकंड में है। ये मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल है यहाँ पे। अब आपसे पूछा जाए कण के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, समय अंतराल 0 से 4 सेकंड के बीच। कण के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें 0 से 4 सेकंड के अंतराल में। 0 से 4 सेकंड के अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अगर आपको विद्यार्थियों याद हो तो पिछली क्लास में हमने ऐसे कुछ पढ़ा था कि कण की चाल अगर पग पग बदल रही हो तो हम एक बहुत ही छोटे से अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी को लिखते हैं, और ऐसे हर छोटे अंतराल में तय की गई दूरी को जब जोड़ते हैं समाकलन के माध्यम से तब हमें कुल दूरी प्राप्त होती है। यहाँ भी चाल बदल रहा है, कुछ नियत तो है नहीं, तो यहाँ भी समाकलन करना पड़ेगा। पर देखिए, सोचने का तरीका थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। अब इतना ऐसे सोचें कि कण की चाल बदल रही है, एक छोटा टाइम समय अंतराल लो, उसमें इतनी दूरी चला, अब हर अंतराल के दूरी को जोड़ो। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचकर सिंपल गणितीय रूप से ऐसे सोच सकते हैं हम उसी बात को जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हम जानते हैं कि कण की जो चाल है उसकी परिभाषा ये है, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। मैथमेटिशियंस इसको ऐसा लिखते हैं, दोनों तरफ dt से गुना करके हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा सोच लो, ds बराबर v गुना dt। अब दूरी ज्ञात करने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। ऐसा
क्या लिखते हैं हम, कण की चाल ds बटा dt, ds बराबर v गुना dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, जब समय का मान शून्य था तो कण के द्वारा तय की गई दूरी शून्य थी, जब समय का मान कुछ भी हुआ t सेकंड तो कण के द्वारा तय की गई दूरी s होगी। जब समय शून्य था तो दूरी शून्य थी, जब समय t है तो तय की गई दूरी s। तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि ये जो बाएं तरफ का व्यंजक है ये s हो गया, क्योंकि ds समाकलन ds का मतलब हुआ s, लिमिट रखेंगे s और 0 तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा s। तो एक तरह से अगर आपको बहुत ही कठिनाई होती है इन चीज़ों को समझने में, एकदम बहुत मुश्किल लगता है, तो आप चाहें तो ऐसे याद भी कर सकते हैं कि तय की गई दूरी v dt के समाकलन से प्राप्त होती है, जहाँ v चाल है, समय अंतराल कहाँ से कहाँ तक आपको देना है वो यहाँ लिखना पड़ेगा लिमिट के रूप में। तो v dt का इंटीग्रेशन 0 से t के बीच में। शायद पिछली क्लास में हमने कोई एक ऐसा प्रश्न लिया था जिसमें हमने कहा कि कण की चाल समय के साथ कुछ ऐसे बदल रही है, बताओ 5 सेकंड में कितनी दूरी उसने तय की। तो v की जगह यहाँ t² लिख के हम समाकलन कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। इस बार भी समय कण की चाल का समय के साथ बदलना दिया गया है, कैसे बदल रही है चाल समय के साथ ये दिया हुआ है, परंतु ऐसे किसी समीकरण के रूप में नहीं दिया हुआ है। ये ऐसी कोई चीज उपलब्ध नहीं है हमारे पास। हमारे पास वही रिश्ता v और t का रिश्ता एक ग्राफ के रूप में दत्त है, पर ज्ञात तो हमें यही करना है, तय की गई दूरी तो ऐसे ही ज्ञात होगी। तो अभी जो पढ़ाई पढ़ी हमने उसके आधार पे हम तुरंत कह सकते हैं कि v dt का समाकलन अर्थात यह क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, ये क्यों, अभी हम लोगों ने याद किया कि किसी भी ग्राफ और एक अक्ष के बीच का बंद क्षेत्रफल समाकलन से ज्ञात किया जा सकता है। y dx का इंटीग्रेशन y x ग्राफ और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल बताता है। यहाँ y के स्थान पे v है और x के स्थान पे t है, तो ये y dx ही है। v dt का इंटीग्रेशन 0 से किसी भी समय 4 सेकंड 2 सेकंड 8 सेकंड जो भी समय आप चाहते हैं, 0 से 4 सेकंड तक अगर हम इसका समाकलन करें या ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकालें, दोनों से एक ही बात प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि समाकलन से क्षेत्रफल ही प्राप्त होता है या क्षेत्रफल से समाकलन ही प्राप्त होता है। तो हम समाकलन करते यदि v t के फलन में ऐसा कुछ लिखा होता, परंतु ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है, यहां ग्राफ के रूप में रिश्ता दिया हुआ है, तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल से यही समाकलन प्राप्त होता है और इससे दूरी प्राप्त हो जाती है। तो हम यहाँ पे चाहें तो, हालांकि हम आगे इसको पढ़ेंगे शुद्ध गतिकी के पाठ में, परंतु हम चाहें तो यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं कि तय की गई दूरी चाल विरुद्ध समय ग्राफ के क्षेत्रफल से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी कण के द्वारा तय की गई दूरी चाल और समय के बीच जो ग्राफ है, ग्राफ के क्षेत्रफल से सीधा सीधा प्राप्त की जा सकती है। तो हम इसको 1 मिनट के लिए ऐसे लिख लेते हैं, तय दूरी s को एक्चुअली हम v dt के समाकलन से प्राप्त कर सकते हैं, 0 से t समय के बीच अगर दूरी जाननी है, या इसी चीज को हम ज्ञात कर सकते हैं v t ग्राफ के क्षेत्रफल से। ये समाकलन क्षेत्रफल से प्राप्त होता है या क्षेत्रफल समाकलन से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में ये v और t के बीच का ग्राफ है और कण द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है। दूरी के लिए हमें ये क्षेत्रफल बताना होगा। तो इस क्षेत्रफल को आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज है और यहाँ पे एक चतुर्भुज है, आयत है इनफैक्ट। तो ये त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल को जोड़ दें, या अगर ध्यान से देखें तो ये समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। चीज़ों को बिल्कुल आसान रखने के लिए मैं त्रिभुज और आयत ही ले लेता हूँ। तो ये जो क्षेत्रफल हम लिखेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा गुना आधार गुना ऊंचाई, ये आधार 2 है, ऊंचाई 10 जोड़
आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल 2 चौड़ाई है और 10 ऊंचाई है, 2 गुना 10, 2 गुना 10 20 और 10 30, 30 मीटर। अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल दी हुई है और समय सेकंड में दिया हुआ है तो ये 30 मीटर आ गया, अर्थात कण के द्वारा तय की गई दूरी 30 मीटर है 4 सेकंड में। कण के द्वारा तय की गई दूरी चाल गुना समय से प्राप्त की जा सकती है यदि चाल नियत हो। यदि चाल बदल रहा हो, और चाल समय के साथ कैसे बदल रहा हो ये दिया गया, तो हम ऐसा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यदि चाल बदल रहा है और चाल और समय के बीच एक ग्राफ दिया गया है, तो हम क्षेत्रफल से ये दूरी बता सकते हैं। तो ये 3 स्पष्ट बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो इससे आपको क्लियर रहेगा कि कहाँ ग्राफ, क्षेत्रफल महत्वपूर्ण है, कहाँ पे हमें एक्चुअली इंटीग्रेशन करना चाहिए और कहाँ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। यदि चाल नियत है तो चाल गुना समय सीधे सीधे दूरी का मान बताता है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन के यूज़ के ऊपर ये एग्जाम्पल ज़रूर समझ में आया। इसके साथ ही हम भौतिकी में गणित के उपयोग के ऊपर इस पाठ को समाप्त मानेंगे और अगले कुछ समय में आप मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक के बाद एक क्वेश्चन देता जाऊंगा। हर क्वेश्चन को सुनने के बाद आपको वीडियो पॉज करना है, प्रश्न को खुद से ट्राई करना है। जब आप उसका हल समझ लें, सोच लें, तब आप वीडियो को फिर से प्ले कर दीजिए और मेरा सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा। तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करता जा रहा हूं। ये आपकी ड्यूटी है कि हर क्वेश्चन के उपरांत आप पॉज कर दें, वीडियो को रोक दें, प्रश्न का हल खुद करने का प्रयास करें और उसके पश्चात अगर नहीं बन पाया तो आप मेरे हल को देख लें आगे। तो इस विधि से हम आगे कुछ प्रश्नों को करेंगे जिससे कि हमने जो चीज़ें पढ़ी वो हमें बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाए। तो इसी प्रण के साथ कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हमें याद हो जाए, मैं तेजी से आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। ठीक है, तो मैं इसको बल्कि हेडिंग भी देता हूं, क्वेश्चंस ऑन यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। भौतिकी में गणित के अनुप्रयोग के ऊपर प्रश्न। यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, क्वेश्चंस ऑन यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। चलिए हम एक एक करके आपसे प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जिस अनुक्रम में, जिस सीक्वेंस में पढ़ाई करी है उसी सीक्वेंस में मैं आपसे प्रश्न पूछूं। मैं रैंडमली कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता हूं। हर प्रश्न को सुनने के बाद वीडियो को रोकना है, खुद से उत्तर ढूंढना है, फिर वीडियो को प्ले करके देखना है। ऐसा आपको करते चलना है। तो पहला प्रश्न मेरा यह, एक कण के द्वारा तय दूरी s समय t के साथ निम्न रूप से बदल रही है। एक कण के द्वारा तय दूरी समय के साथ इस प्रकार से बदल रही है। कण के द्वारा तय दूरी समय के साथ इस प्रकार से बदल रही है। यहां दिया हुआ है कि जो दूरी है वो मीटर में है और जो समय है वो सेकंड में है।
अब आपको सबसे पहले मुझे यह बताना है कि कण की औसत चाल या दूरी परिवर्तन की औसत दर समय अंतराल 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच कण की औसत चाल बताएं। औसत चाल मैं आपको बता रहा हूं पुनः, दूरी में परिवर्तन की औसत दर को हम औसत चाल कहेंगे। तो पहला प्रश्न यही है कि समय अंतराल 0 से 2 सेकंड में कण की औसत चाल ज्ञात करें। सभी लोग वीडियो पॉज करें। कण की औसत चाल, इसको हम वी एवरेज बोल सकते हैं। औसत चाल को अंग्रेजी में एवरेज स्पीड बोलते हैं, वी एवरेज बोल सकते हैं, या कई लोग इसको ऐसे संकेत से भी सूचित करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं औसत चाल। ठीक है, संकेत कुछ भी हो, हमें पता है कि परिभाषा है दूरी परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। औसत दूरी परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ऐसे लिखी जाती है। इसका अर्थ होता है दूरी का फाइनल मान, दूरी का प्रारंभिक मान, ये दूरी में परिवर्तन हुआ, समय का अंतिम मान माइनस समय का प्रारंभिक मान, ये समय में परिवर्तन हुआ। तो दिए हुए समीकरण का उपयोग करके हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि अंतिम दूरी कितनी है। 2 सेकंड के उपरांत 2 सेकंड समय हो जाने पर कण के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? आंसर है 3/2 गुना 2 स्क्वायर। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पूरा हो जाने पे कण ने कितनी दूरी तय की है? 3/2, t की जगह लिखेंगे 2 माइनस ये s फाइनल हुआ। प्रारंभिक दूरी 0 है ऑफ कोर्स, टाइम 0 पर, 0 समय पर कण के द्वारा तय की गई दूरी 0 है। समय में परिवर्तन ऑफ कोर्स 2 माइनस 0, अंतिम समय है 2, प्रारंभिक समय है 0। तो ये हमें प्राप्त हो गया 3 दूनी 6/2 अर्थात 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो कण की औसत चाल हो गई 3 मीटर प्रति सेकेंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न का सही हल जरूर ढूंढा होगा। इसी प्रश्न में दूसरा हिस्सा यह है, कण की चाल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितनी है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण की चाल कितनी है? वीडियो पॉज कीजिए। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण की चाल कितनी है? यह पिछले प्रश्न से भिन्न है। यहां 0 से 2 सेकेंड के अंतराल में कण की औसत चाल पूछी गई थी। अभी पूछा गया ठीक 2 सेकेंड पर चाल बताओ, ठीक t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर चाल बताओ। इसे हम तात्क्षणिक चाल भी कहते हैं। क्षण विशेष पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर चाल की गणना हमें करनी है। तो किसी समय विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर यदि चाल बताना है तो हम जानते हैं कि यह राशि अवकलन से प्राप्त की जा सकती है। ds/dt का अर्थ होता है s में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। s में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ds/dt हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। ये s दिया हुआ है, देखिए सभी लोग ds/dt करेंगे। 3/2 नियत राशि है, t स्क्वायर का अवकलन t के सापेक्ष 2t t स्क्वायर का अवकलन t के सापेक्ष 2t, ये बन गया 3t। चाल समय के साथ इस प्रकार बदल रही है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो चाल का मान होगा वो यहां पर t की जगह 2 रखने से प्राप्त होगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो ठीक t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ t की जगह 2 लिखने से हमें प्राप्त हुआ कि कण की चाल 6 मीटर प्रति सेकेंड है। जबकि 0 से 2 सेकेंड के इस अंतराल में कण की औसत चाल बिल्कुल कोई भिन्न संख्या है, इसका मान है 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है,
विद्यार्थियों इसी प्रश्न में यदि मैं आपसे पूछूं कि कण के द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच एक ग्राफ बनाओ, अपनी अपनी कॉपी में सभी लोग वीडियो पॉज करके ग्राफ बनाएंगे। यह समीकरण दिया हुआ है s और t के बीच में। ये कैसा समीकरण है? s t का द्विघात फलन है, अर्थात ग्राफ एक पैराबोला है। हम सिर्फ t के धनात्मक मानों के लिए यह पैराबोला बनाएंगे, ग्राफ हमें ऐसा प्राप्त होगा। यही ग्राफ, ये निरूपण है इस समीकरण का। विद्यार्थियों चौथा प्रश्न, कण के चाल और समय के बीच का ग्राफ बनाओ। कण के चाल और समय के बीच ग्राफ खींचकर बताओ। वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ। कण के चाल और समय के बीच का ग्राफ बनाओ। ये समीकरण यहां कण का चाल समय के फलन में बताता है। कण का चाल किसी समय t पर ds/dt से प्राप्त हुआ और बेसिकली हमें समीकरण प्राप्त हुआ v = 3t। यहां पर v समय t का एक रैखिक फलन है, एक लीनियर रिलेशन है। v जो है वो समय t का एक रैखिक फलन है। ये समीकरण ऐसा कुछ है, y = mx, है कि नहीं? तो ये सरल रेखा होगी। t शून्य पर v शून्य है, अर्थात ये सरल रेखा मूल बिंदु से पास हो रही है। ये सरल रेखा होगी। दोस्तों अगला प्रश्न, जिसके लिए शायद आपको वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही उत्तर दे दोगे। इस ग्राफ की ढाल क्या है? इस ग्राफ की ढाल क्या है? सही सुना मैंने? 3। ये जो राशि होती है y = mx में m जो राशि है, ये इस सरल रेखा की ढाल है। इस समीकरण में m के स्थान पे 3 है, यही इस सरल रेखा की ढाल है। ये कोण अगर थीटा है तो tan थीटा को हम इस रेखा की ढाल कहते हैं और इसका मान ही 3 है। इस रेखा के समीकरण में यह नियत राशि ही सरल रेखा की ढाल होती है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न पूछता हूं आपसे। प्रश्न में यह दिया गया है कि त्वरण, किसी कण का त्वरण वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष त्वरण कहलाती है। ये आपको मैंने बता दिया। अब यहां पे मैंने एक कण के वेग और समय के बीच में ग्राफ दिखाया आपको। ये वेग है और ये समय है। समय सेकंड में है, वेग जो है मीटर प्रति सेकंड में है। तो एक कण का वेग समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है, इसके बीच में एक ग्राफ बनाकर आपको मैं दिखा रहा हूं। एक कण का वेग समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है। दस मीटर प्रति सेकंड का वेग है, समय 2 सेकंड के उपरांत है ना, ये 10 है। एक कण का वेग समय के साथ कैसे बदल रहा है, ये मैंने इस ग्राफ में बताया। ये परिभाषा मैंने आपको बता दी कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। आप मुझे बताएंगे, त्वरण का मान बताएं। t = 1.0 सेकेंड पर। पहला प्रश्न बताइए, 1 सेकेंड पर, t = 1 सेकेंड पर त्वरण का मान बताइए। जब घड़ी में समय t = 1 है, उस वक्त त्वरण का मान बताइए। वीडियो पॉज कीजिए। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। इसको पढ़ते ही हमारे मन में ये समझ आ गया कि त्वरण dv/dt को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर जहां भी है मतलब वहां अवकलन है, dv/dt। अब अगर वेग और समय के बीच में ऐसा कोई समीकरण दिया होता तो हम डिफरेंशिएशन करने की सोचते।
पर वेग और समय में रिश्ता तो दिया है, एक ग्राफ के रूप में दिया है। तो dv/dt ग्राफ के द्वारा कैसे पता चलता है? आंसर है dv/dt ग्राफ की ढाल होती है। ग्राफ की ढाल ही dv/dt होती है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि त्वरण वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर dv/dt होगी और dv/dt vt ग्राफ की ढाल से प्राप्त हो जाएगी। तो यहां v और t का ग्राफ दिया है, ग्राफ की ढाल। कौन से ग्राफ की ढाल? vt ग्राफ की ढाल। जी हाँ, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर या 1.5 सेकेंड पर या 1.8 सेकेंड पर, इनफैक्ट 0 से 2 सेकेंड के बीच में किसी भी समय पर एक ही ढाल है। एक ही ढाल है, सरल रेखा की एक ही ढाल होती है। एक ही ढाल है मतलब त्वरण का मान एक ही है, नियत है। त्वरण क्या है? ग्राफ की ढाल। 0 से 2 सेकंड तक ग्राफ की एक ही ढाल है, नियत ढाल है, तो त्वरण नियत है। चाहे वो 1 सेकंड पे पूछ लो या 0.8 सेकंड पे पूछ लो या 1.6 सेकंड पे पूछ लो, त्वरण का मान तो वही आएगा। क्या आएगा? उत्तर है ग्राफ की ढाल। ग्राफ की ढाल कितनी है? अगर यह कोण θ1 है तो tan θ1। tan θ1 कैसे प्राप्त होगा? चित्र को देखकर, ये लंब, ये आधार, 10/2 अर्थात 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही त्वरण है। तो 0 से 2 सेकंड के अंतराल में त्वरण का मान, 0 से 2 सेकंड के अंतराल में त्वरण का मान नियत है 5। कैसे प्राप्त किया? फिर से देखिए, फिजिक्स के भौतिकी के अध्यापक ने बताया त्वरण वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। हमने पढ़ के रखा है परिवर्तन की दर मतलब डिफरेंशिएशन, वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष dv/dt, इसी को त्वरण कहते हैं। तो dv/dt अगर ऐसा कोई समीकरण होता तो डिफरेंशिएशन करते, पर ग्राफ ये रिश्ता ग्राफ के रूप में दिया है, तो ग्राफ की ढाल, तो त्वरण का मान क्या होगा इस ग्राफ की ढाल? tan थीटा कितना? 5। चलिए इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछ लेता हूं कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर त्वरण कितना है? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर त्वरण कितना है? वीडियो पॉज नहीं करेंगे, सीधा उत्तर बता देंगे। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर त्वरण कितना है? एकदम तुरंत फट से उत्तर बताइए। जी 0। 2 से 6 सेकंड के अंतराल में, 2 से 6 सेकंड के अंतराल में, ये पुनः परिभाषा तो यही है, त्वरण ग्राफ की ढाल से प्राप्त होगी। ग्राफ की ढाल कितनी है? 0। कोई ढाल ही नहीं है इस ग्राफ की, 0। सरल रेखा जो एक इस समय अक्ष के समानांतर है, उसकी कोई प्रवणता नहीं, कोई ढाल नहीं। अब की बार सभी लोग समय लेकर सही बताएंगे। t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर त्वरण का मान बताइए। t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर त्वरण का मान बताइए। वीडियो को इसी वक्त पॉज कीजिए। जी, परिभाषा वही है, ग्राफ की ढाल। तो जो त्वरण है वो इस रेखा की ढाल है। t इज इक्वल टू 7, 6 से 8 के बीच में एक सरल रेखा है जिसकी ढाल नियत है, अर्थात त्वरण नियत है। कैसे प्राप्त करते हैं त्वरण? कैसे प्राप्त करते हैं ढाल? अगर यह कोण θ2 है तो हमने याद किया है कि ये रेखा जिसमें y का मान घट रहा है x के बढ़ने से, ये फिसल पट्टी वाली रेखा, इसका स्लोप ऋणात्मक होता है। इसका स्लोप लिखते हैं -tan θ2। तो -tan θ2 अर्थात 10/2, ये 2 ही है, ध्यान दीजिएगा, 6 और 8 का अंतर ये 2, तो 10/2 अर्थात -5। जी हाँ, त्वरण जो है वो -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण अर्थात वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, दर ये शब्द जैसे ही आया तो डिफरेंशिएशन dv/dt। अब dv/dt एक ग्राफ के द्वारा हम कैसे प्राप्त करते हैं? ग्राफ की ढाल से। विद्यार्थियों, आपके लिए अगला प्रश्न, जल्दी बताना है। इस ग्राफ में dy/dx का मान
x के बढ़ने पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बढ़ता है, घटता है, नियत है, या कह नहीं सकते। इन तीन ऑप्शन में से कौन सही है? ये ग्राफ है, इसमें dy बाई डी एक्स का मान x के बढ़ने से बढ़ रहा है, घट रहा है या नहीं बदल रहा है? वीडियो पॉज करके सोचिए। निश्चित रूप से यहां dy बाई डी एक्स का मान बढ़ रहा है। dy बाई डी एक्स क्या होता है? ग्राफ की ढाल। तो ये तो देख के समझ में आ रहा है ना, कुछ मैथमेटिक्स करना है क्या? अगर ये पहाड़ी होती तो यहाँ चढ़ाई करना आसान था, पर यहाँ तो स्पाइडरमैन ही चढ़ पाएगा, इतनी खड़ी ढाल है। तो ढाल बढ़ती जा रही है, ढाल, ग्राफ की ढाल अर्थात dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मान बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, बताएंगे एक yx ग्राफ, बल्कि ऐसा कर देता हूं इसको मैं, ये वेग है और ये समय है। एक कण का वेग, एक कण का वेग समय के साथ कुछ इस प्रकार से बदल रहा है। इस समय को मैं टी नॉट लिख ले रहा हूं। समय टी नॉट पर कण का त्वरण बताएं। समय टी नॉट पर कण का त्वरण बताएं। वीडियो पॉज कीजिए। भाई थोड़ी देर पहले हमने की, शायद पिछले या उसके पिछले प्रश्न में, तो आपको शायद याद हो गया होगा कि जो त्वरण है वो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, और ये dv बाई dt हम v विरुद्ध t ग्राफ के ढाल से प्राप्त कर सकते हैं। त्वरण का मान हम vt ग्राफ के ढाल से प्राप्त कर सकते हैं। dv बाई डी टी v वर्सेस t ग्राफ का ढाल। हमें याद क्या करना है फिजिक्स के स्टूडेंट की तरह? त्वरण अर्थात वेग परिवर्तन की दर। याद हो गया? वेग परिवर्तन की दर, यदि एक समीकरण दिया होता v बराबर टी स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन करते। ग्राफ ये रिश्ता दिया है तो ग्राफ की ढाल। तो इस समय पर त्वरण पूछा गया है, तो मुझे ये जजमेंट लेना है, मुझे ये समझना है कि समय टी नॉट पर इस ग्राफ की ढाल क्या है। ध्यान देना विद्यार्थियों, यहाँ ग्राफ की ढाल बहुत तेज है, अर्थात यहाँ त्वरण बहुत ज्यादा है, चढ़ाई बड़ी मुश्किल है। यहाँ dv बाई डी टी का मान बहुत बड़ा है, ढाल ही dv बाई डी टी है। थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ चढ़ाई थोड़ी आसान हो गई, dv बाई डी टी का मान कम हो गया, ग्राफ की ढाल कम हो गई, मतलब dv बाई डी टी कम हो गया, मतलब त्वरण कम हो गया। ये ऐसी जगह है जहाँ एक छोटी सी दूरी को देखें तो वो सपाट है, फ्लैट है, फ्लैट है। किसी वक्र की ढाल क्या होती है? किसी वक्र की ढाल उस जिस बिंदु पे आप ढाल ज्ञात करना चाहते हैं उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल होती है। तो यहां अगर इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा बनाओगे तो ये स्पर्श रेखा ऐसी बनेगी। इसी स्पर्श रेखा की ढाल इस बिंदु पर ग्राफ की ढाल है, तो ये स्पर्श रेखा तो समय अक्ष के समानांतर है। तो इस स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी? शून्य। इस जगह पर ऐसे कॉमन सेंस से देख के समझ में आ रहा है कि जो ग्राफ है यहाँ एक छोटा सा सपाट जोन है, उस खास लोकेशन पे ढाल क्या है, तीव्रता क्या है? शून्य। तो जी हाँ, ग्राफ की ढाल शून्य है, अर्थात त्वरण का मान शून्य है। t इज इक्वल टू टी नॉट पे त्वरण का मान शून्य है। इस बिंदु पर त्वरण का मान, इस समय पर त्वरण का मान, समय t1 पर त्वरण का मान धनात्मक है या ऋणात्मक? सभी लोग बताएंगे। समय t1 पर त्वरण का मान धनात्मक है या ऋणात्मक? जल्दी से बताइए, वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं। समय t1 पर त्वरण का मान धनात्मक है या ऋणात्मक?
ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि ये फिसल पट्टी वाली ढाल है। यहां समय के बढ़ने से v का मान कम हो रहा है। जब हम नीचे जा रहे हैं तो ऐसे ग्राफ की ढाल को ऋणात्मक कहा जाता है। त्वरण dv बाई dt होता है, अर्थात ग्राफ की ढाल। तो t इज इक्वल टू t1 पर त्वरण ऋणात्मक है। t1 समय t1 पर त्वरण का मान ऋणात्मक है। चलिए अगला प्रश्न। सभी बताएंगे मुझे। एक गोला, एक गोले की त्रिज्या 4.0 मीटर से बढ़ाकर 4.01 मीटर 4.01 मीटर कर दी गई। उसके आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें। आयतन में परिवर्तन ज्ञात। विद्यार्थियों, एक गोले की त्रिज्या 4 मीटर से बढ़ाकर 4.01 मीटर कर दी गई। आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें। वीडियो पॉज कीजिए। गोले का आयतन, चाहे तो उसको आप y लिख लें और x उसकी त्रिज्या को लिख देते हैं। चलिए, एक गोले का जो आयतन है y कितना होता है? 4/3 पाई एक्स क्यूब। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं सरलता के लिए, एक नियत राशि गुना x की घात 3। 4/3 पाई एक नियत राशि है ना। अब हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि यदि x में एक छोटा परिवर्तन किया जाए, छोटे परिवर्तन के लिए मान लें, यदि x में एक छोटा परिवर्तन किया जाए तो y में परिवर्तन इस सूत्र से प्राप्त होता है, डेल्टा y बराबर dy बाई dx गुना डेल्टा x। ऐसा ये लगभग सत्य है जब तक y में परिवर्तन, x में परिवर्तन छोटा है। तो dy बाई dx करेंगे। चलिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। के लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें डेल्टा y निकालना है, सीधा इसी को लिख लेते हैं। देखिए 4/3 पाई नियत राशि है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dx निकाल रहा हूं मैं, ये नियत है, इसको बाहर रखा। अब x की घात 3 का डिफरेंशिएशन 3x²। अभी तक बच्चों मैंने dy बाई dx लिखा है बस, इंटू डेल्टा x। यही है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। 4 इंटू पाई 3.14, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, गुना x² 4², क्योंकि गोले की ओरिजिनल जो त्रिज्या है वो 4 है, x का मान अभी 4 है और x के मान में जो सूक्ष्म परिवर्तन किया गया वो 0.01 है। इतना घन मीटर, इसको आप सभी खुद से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। यही गोले के आयतन में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न। एक कण का संवेग, संवेग एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान गुना वेग। एक कण का संवेग
4.0 kg मीटर प्रति सेकंड। kg मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक है। एक कण का संवेग 4 kg मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 3.98 kg मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया। संवेग के मान में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। संवेग के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। वीडियो पॉज करें। देखिए, संवेग का प्रारंभिक मान 4, संवेग का अंतिम मान 3.98। संवेग में परिवर्तन कहते हैं अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान को। तो 3.98 माइनस 4 माइनस 0.02, यह संवेग में परिवर्तन है। माइनस साइन रहने दीजिए। माइनस साइन हमें क्या बता रहा है? माइनस साइन इंगित कर रहा है कि संवेग का मान घट गया है। तो संवेग में परिवर्तन ये हुआ, परंतु हमसे पूछा गया है प्रतिशत परिवर्तन। संवेग के मान में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा पी बाई पी गुना 100। डेल्टा पी बाई पी गुना 100 संवेग के मान में औसत प्रतिशत परिवर्तन है। जी हाँ, संवेग के मान में परिवर्तन बटा संवेग का मूल मान कितना था? 4 गुना 100 माइनस ये 2/4 आधा प्रतिशत। तो संवेग के मान में प्रतिशत परिवर्तन है -0.5%। माइनस साइन बता रहा है कि संवेग का मान घट गया है आधा प्रतिशत से। यदि इसी को बदलकर 4 से 4.02 किया गया होता 4.02 तो उत्तर यही आता, लेकिन धन चिन्ह के साथ आता तो हम समझते कि संवेग का मान आधा प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। तो ये प्रतिशत परिवर्तन का ये अर्थ होता है। आइए जल्दी से एक प्रश्न बताइए। dy बाई dx ज्ञात करने पर, एकदम सिंपल सा सवाल, भूल तो नहीं गए इतने दिनों में? ये dy बाई dx ज्ञात कीजिए जल्दी से। वीडियो पॉज कीजिए, उत्तर बताइए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही आपकी पढ़ाई है। आपको फटाफट इन प्रश्नों का उत्तर बताना है, कागज कलम लेकर जल्दी जल्दी आपको करना है, मुझे नहीं। 4 sin x, सबसे पहले इस पद का अलग और इस पद का अलग डिफरेंशिएशन सोचेंगे। 4 sin x का डिफरेंशिएशन 4 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और -5 ये एक अलग से पड़ा हुआ नियत राशि, अचर राशि, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए हमारा उत्तर हो गया 4 cos x। 4 cos x। मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कहीं से भी पूछ सकता हूं, ठीक है विद्यार्थियों? क्या आप मुझे साइन 2 डिग्री का मान बता सकते हैं? साइन 2 डिग्री का मान बताइए। 2 डिग्री का मान बताइए, साइन 2 डिग्री का मान बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, देख क्या रहे जी, ये एक छोटा कोण है 2 डिग्री का, तो छोटे कोण के लिए साइन थीटा का मान लगभग थीटा ही होता है। साइन थीटा और टैन थीटा दोनों का मान लगभग थीटा होता है। शर्त यह है कि थीटा को रेडियन में लिखा जाए। इसलिए हम सर्वप्रथम 2 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे। उसके लिए याद करेंगे कि 180 डिग्री अर्थात पाई रेडियन होता है।
1 डिग्री अर्थात पाई बटा 180 रेडियन होता है। 2 डिग्री अर्थात 2 गुना पाई बटा 180 अर्थात पाई बटा 90 रेडियन होता है। 2 डिग्री का मान रेडियन में पाई बटा 90 रेडियन हुआ, इसलिए साइन 2 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 90 और ऑब्वियसली इसका मान हुआ पाई बाई 90, 3.14 बाई 90। जी हाँ, आप डेसिमल में अगर लिखना चाहें तो 3.14 पाई का मान डिवाइडेड बाई 90, यही साइन 2 डिग्री का मान लगभग सही है। छोटे कोण के लिए साइन थीटा का मान थीटा के बराबर लिया जा सकता है बगैर किसी हिचक के, बगैर किसी डर के। टैन थीटा का मान थीटा के बराबर लिया जा सकता है बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी हिचक के। एक प्रश्न ऐसा पूछता हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि थीटा का मान 30 डिग्री है तो वेरीफाई कीजिए या चेक कीजिए कि क्या यह समीकरण सही है। यदि थीटा का मान 30 डिग्री है तो चेक कीजिए कि यह समीकरण सही है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है, ऐसा एक चेक कीजिए। देखिए कि थीटा 30 डिग्री है तो क्या वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसमें आपको कोई उत्तर नहीं देना है, सिर्फ चेक करना है कि क्या थीटा 30 डिग्री का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। सभी लोग करेंगे, एक बार करें तो हमेशा के लिए याद होगा। वीडियो पॉज कीजिए। जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ साइन 2 थीटा का अर्थ होता है साइन 2 गुना 30 डिग्री अर्थात साइन 60 डिग्री। ये साइन 2 थीटा है, माने थीटा का दूना, उसका साइन। साइन 60 डिग्री का मान सभी जानते हैं √3/2 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेसिकली √3/2 है। राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड को देखिए, 2 इंटू साइन 30 इंटू कॉस 30। स्टूडेंट्स, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इससे हमें प्राप्त हुआ √3/2। तो हमने देखा कि LHS और RHS बिल्कुल सेम है, अर्थात थीटा 30 डिग्री के लिए यह समीकरण निश्चित रूप से सही है। हम इनफैक्ट ये साबित कर सकते हैं कि यह समीकरण थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य होता है। ये त्रिकोणमिति की पुस्तकों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है, हमें भी कहीं कहीं उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी, इसको याद कर लीजिए। क्या लिखा हमने? साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको याद करेंगे। थीटा के किसी मान के लिए सत्य है। यहाँ हमने थीटा का मान 30 डिग्री रखकर वेरीफाई किया कि हाँ ये समीकरण ठीक है, पर ये थीटा 15 डिग्री, 18 डिग्री, 22 डिग्री, 122 डिग्री किसी भी कोण के लिए सत्य है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको सभी विद्यार्थीगण याद करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे मैं यह पूछता हूं, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। यह कोण थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज, रुक जाओ, ऐसा बनाते हैं। यह कोण 60 डिग्री है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यह कोण 60 डिग्री है।
अब B से सामने की भुजा पे एक लंब डाला, D इस लंब का पाद है, तो B से सामने की भुजा AC पर एक लंब डाला BD, ठीक है। आपको इस भुजा की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। मुझे AD की लंबाई बतानी है। आप मुझे AD की लंबाई ज्ञात करके बताएं। वीडियो पॉज करें। सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का हल ढूंढें। त्रिकोणमिति का उपयोग, इस प्रकार के उपयोग भौतिकी में कई स्थानों पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर हम त्रिभुज ABC की चर्चा करें, त्रिभुज ABC की चर्चा करें तो AB बटा BC अर्थात 8 सेंटीमीटर tan 60 डिग्री के बराबर हो। इस समकोण त्रिभुज में यह कोण 60 डिग्री या 90, यह आधार ये लंब, तो लंब AB बटा आधार 8 ये tan 60 डिग्री हुआ। इससे हमें AB प्राप्त हो गया। tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 इंटू 8, ये AB प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABD को देखिए, ABD को देखिए, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अगर यह कोण 60 डिग्री है तो ये तो 30 डिग्री है ही, इतना सभी समझते हैं। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। अब ये रेखा की लंबाई आपको पता हो चुकी है। इस वाले समकोण त्रिभुज को देखिए, इस समकोण त्रिभुज को देखिए, इसको, इस समकोण त्रिभुज में यह समकोण है, इसके सामने यह भुजा जो है यह कर्ण है, ये 30 डिग्री का कोण है, ये आधार, यह कर्ण, और ये परपेंडिकुलर लंब। तो इस समकोण त्रिभुज में AD बटा AB cos 30 डिग्री है। AD बटा AB cos 30 डिग्री है। cos 30 डिग्री आधार बटा कर्ण, ये हमें AD प्राप्त हो गया। cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2 गुना AB मतलब 8√3, ये प्राप्त हुआ 4। चेक कर लीजिए एक बार। cos 30 डिग्री √3/2 और AB का मान 8√3, इससे हमें प्राप्त हो गया, मैंने कुछ गलती कर दी, क्षमा चाहूंगा। आज मैं बहुत गलती कर रहा हूं, नहीं, ये 4 या 12, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। क्या ये सही है? चेक कीजिए जरा। AB 8√3, चेक किया। इस त्रिभुज में ये 30 डिग्री, cos 30 डिग्री AD बटा AB, तो जो AD है वो AB गुना cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3 बटा 2 गुना 8√3, ये तो ये 2 और 8 में कैंसिल किया तो 4 बचा, √3 गुना √3 3 हो गया, तो 4 गुना 3 12 हो गया। चलिए मुझे बताइए, एक प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही धारा समय के साथ इस प्रकार बदल रही है। समय सेकंड में है, धारा एम्पियर में, धारा एम्पियर में। एक प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही धारा समय के साथ इस प्रकार बदल रही है।
ये 5 एम्पियर है और ये 4 सेकेंड है। ऐसे प्रश्न आपको नीट में आए हुए मिल जाएंगे, संख्या अलग हो सकती है। एक प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही धारा एम्पियर में समय के साथ इस प्रकार बदल रही है। हम यहाँ ये बता रहे हैं कि धारा का मान 5 से घटता घटता 0 हो गया। तो हमें ये बताना है कि इस प्रतिरोध से कुल कितने आवेश का प्रवाह हुआ 4 सेकंड के अंतराल में। प्रतिरोध से कुल आवेश का प्रवाह ज्ञात करें। प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश का प्रवाह ज्ञात करें। हिंट देता हूं, हमने पढ़ा था धारा dq/dt होती है, जहां q प्रवाहित हुए आवेश का कुल मान है। तो प्रवाहित आवेश के मान में परिवर्तन की दर, इसी को हम धारा कहते हैं। तो इससे समझते हुए बताइए कि 0 से 4 सेकंड के अंतराल में इस प्रतिरोध से कुल कितनी धारा प्रवाहित हुई। वीडियो पॉज कीजिए। विद्यार्थियों, यह प्रश्न जब नीट की परीक्षा में आता है तो इसको अक्सर गिना जाता है। बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं कि किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे गए। तो वो जो एनालिस्ट है वो कहेगा कि ये विद्युत धारा चैप्टर का प्रश्न है। हकीकत इससे बहुत अलग है। विद्युत धारा पाठ की सिर्फ एक परिभाषा जो हम 9वीं 10वीं क्लास से जानते हैं कि धारा चार्ज प्रवाह आवेश प्रवाह के दर को कहते हैं, इससे ज़्यादा उसका कोई उपयोग नहीं है। बाकी तो ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है कि इस ग्राफ से हम आवेश का मान कैसे ज्ञात करें। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दूरी और चाल से संबंधित प्रश्नों में समझा रहा था, वैसे ही यहाँ फिर से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ dq बराबर i dt, dq बराबर i dt। और इसका दोनों तरफ हम अगर समाकलन कर दें, समय 0 पे आवेश का प्रवाह 0 था, समय 0 से t हुआ, आवेश का प्रवाह 0 से q हो गया। तो बाईं तरफ ये q प्राप्त होगा और दाईं तरफ 0 से t सेकंड तक i dt का समाकलन। विद्यार्थियों गौर करो, हमें कुल प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात क्या करना है? i dt समाकलन। यहां 0 से 4 सेकंड दिया है तो 0 से 4 सेकंड तक के लिए इस प्रश्न में हम आवेश का मान ज्ञात करेंगे अगर हमें किसी प्रकार i dt का समाकलन प्राप्त हो जाए 0 से 4 सेकंड तक। अब ये समाकलन प्राप्त कर सकते थे अगर i t के फलन में लिखा होता, लिखा नहीं, ग्राफ है और i और t के बीच में, ठीक है ना। हमने पढ़ा है y dx का समाकलन या yx ग्राफ और x अक्ष के बीच बंद या क्षेत्रफल, दोनों एक ही चीज होती है। i dt का इंटीग्रेशन या i t ग्राफ और tx के बीच बंद या क्षेत्रफल, दोनों एक ही चीज होती है। इसका मान इस क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल कितना है? तो आधा गुना आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज है, अर्थात 10। जी हाँ, 10 कूलम आवेश का प्रवाह हुआ है 4 सेकेंड। तो यदि हमें गणित का बोध है, यदि हम समझते हैं कि अवकलन क्या है, समाकलन क्या है, तो अनेकानेक प्रश्न ऐसे हैं जिनको हल करने के लिए हमें कुछ भी रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज की हम अपनी सभा यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास से हम, ठीक है, इन चीज़ों का उपयोग जहाँ जहाँ आएगा वहाँ मैं फिर से रिपीट करूँगा भौतिकी की क्लास में। और अगली क्लास से हम सदिशों के बारे में अपनी पढ़ाई करेंगे, सदिश राशियों के बारे में अपनी पढ़ाई करेंगे। वेक्टर अर्थात सदिश एक ऐसा पाठ है जिससे अक्सर हमेशा नहीं पर अक्सर नीट की परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट प्रश्न। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वेक्टर की उपयोगिता आगे आने वाले कई पाठों में बड़ी महत्वपूर्ण है। उसको समझे बगैर हम बहुत सारे पाठ समझ ही नहीं पाएंगे। तो हकीकत में वेक्टर जो है, सदिश, वो भी गणित का ही एक पाठ है, लेकिन भौतिकी में उसके बहुत उपयोग हैं
इसलिए उसको हम भौतिकी में भी लेते हैं और उस पाठ का प्रारंभ हम अपनी अगली क्लास से करेंगे। विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।